हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स विषय की क्लास में मैं पंकज कटारिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारा जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने जाना था मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो ऑफ इंडिया जो है, वो किस, हम कहें किन किन उपकरणों को अपनाकर अपनी जो मौद्रिक नीति है उसका हम कहें निर्धारण करता है, नियंत्रण करता है। उसमें हमने देखे थे कि दो तरीके के उपाय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। पहला मात्रात्मक उपाय कहला जाता है और दूसरा गुणात्मक उपाय। पहला को हम क्वांटिटिव मेथड्स कह सकते हैं और दूसरे को क्वालिटेटिव मेथड्स कह सकते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने मात्रात्मक उपायों में दो उपाय देखने थे। कौन कौन से? पहला हमने देखा था बैंक दर, बैंक दर, ठीक है, बैंक दर। पहला उपाय हमने देखा था बैंक दर, बैंक दर। और मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो व्यावसायिक बैंक हैं जो आप मार्केट में देखते हैं, उन बैंकों को रिजर्व बैंक जिस दर पर पैसा उधार देता है वो दर कौन सी थी? बैंक दर। फिर हम दूसरा उपाय भी देख चुके थे और दूसरा उपाय कौन सा था? दूसरा उपाय था आपका CRR, केस रिजर्व रेशो। आज हम तीसरा उपाय देखने वाले हैं और जो तीसरा उपाय है मैं यहां लिख देता हूं, उसको एक्सप्लेन हम यहां करेंगे। तीसरा उपाय जो है उसे हम कह सकते हैं वैधानिक वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। ओके, इसे हम कह सकते हैं SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ये देखिए जो तीसरा उपाय है इसको हम स्पष्ट करते हैं क्या है ये SLR। सुनिएगा, ये जो SLR है जिसे हम रिजर्व बैंक तीसरे उपाय के रूप में मौद्रिक नीति के निर्धारण के रूप में काम में लेता है। ये जो SLR है इसकी फुल फॉर्म अगर हम कहें तो वो होती है दोस्तों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशो, SLR रेशो। सुनिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सुनिए, समझ में आएगा आपके जरूर ये क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको हम हिंदी में कहें तो वैधानिक तरलता अनुपात। ये वैधानिक तरलता अनुपात दोस्तों क्या होता है? देखिए, जब भी आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, वो इन बैंकों को यानी व्यावसायिक बैंकों को मार्केट में काम करने की अनुमति जब देता है तो अनुमति के साथ में वो इन्हें एक हिदायत भी देता है कि आपको जनता को बेहतर से बेहतर सेवाएं देनी है। ये उसको एक हम कहें चेतावनी रहती है रिजर्व बैंक की इन बैंकों को कि आपको जनता को बेटर से बेटर सर्विस देनी है। ठीक है, तो ये जो बेटर से बेटर सर्विस है ये व्यावसायिक बैंक कैसे दे पाएंगे? सुनिएगा, रिजर्व बैंक इन बैंकों को ये कहता है कि आप जनता से जो पैसा अर्जित कर रहे हैं, जनता आपके यहाँ जो पैसा जमा करवा रही है, उन जमाओं का 1%, उन जमाओं का यानी हम कह सकते हैं कुल जमाओं का 1%, एक निश्चित प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये, एक निश्चित प्रतिशत है। कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जो व्यावसायिक बैंकों को अपने पास नकद रूप में जमा करके रखना होता है, SLR कहलाता है। सुनिएगा इसको, हमने कहा जो रिजर्व बैंक है वो व्यापारिक बैंकों को ये निर्देशित करता है कि आप जनता से जितनी भी जमाएं प्राप्त कर रहे हैं उन जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आपको स्वयं के पास नकद रूप में रखना होगा।
क्यों रखना होगा? ताकि मान लीजिए जो खाता धारक है यानी आप जो है अगर व्यावसायिक बैंक के पास अपना पैसा निकालने जाते हैं तो वो आपको आपका पैसा दे सके, आप अगर पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपको वो आपका पैसा दे सके, इसलिए व्यावसायिक बैंकों को रिजर्व बैंक ये निर्देश देता है कि आपको जनता की जो जमाएं हैं उसमें से कुछ पैसा अपने पास नगद रूप में रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा ही जनता को उधार के रूप में, ऋण के रूप में, लोन के रूप में दे दें। अब क्या किया जाता है कि जब रिजर्व बैंक को लगता है कि मार्केट में क्या है, मुद्रास्फीति है। कौन सी अवस्था? मुद्रास्फीति। तो रिजर्व बैंक देखिए मुद्रास्फीति की अवस्था में जो SLR की दर होती है, SLR की दर, उस SLR की दर को मुद्रास्फीति की अवस्था में RBI द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अभी समझाएंगे क्यों बढ़ाया जाता है। और मुद्रा संकुचन की जो अवस्था होती है, मुद्रा संकुचन की अगर अवस्था होती है तो संकुचन की अवस्था में SLR की दर को घटा दिया जाता है। स्फीति की अवस्था में तो बढ़ाया जाता है और संकुचन की अवस्था में घटाया जाता है। कैसे, इसको समझिएगा। देखो हम कहें, मान लीजिए रिजर्व बैंक, ये जो व्यावसायिक बैंक है SBI ले लेते हैं, इस SBI बैंक के पास जनता ने 100 रुपए जमा करवाए, ये इसकी कुल देयताएं हो गई। अब ये बैंक क्या करेगा, इस पैसे को अपने पास तो रखेगा नहीं, किसको उधार देगा? जनता को उधार देगा, जनता को उधार देगा। 100 रुपए तो उधार दे नहीं सकता, क्योंकि 10% तो किस रूप में, 10% तो CRR के रूप में उसे कहां रखना होगा? RBI में रखना होगा, नगद रूप में। अब RBI ने ये भी निर्देश कर रखा है कि आपके पास जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए RBI ये कह दे कि भैया 10% हिस्सा आपको किस रूप में, SLR के रूप में आपको नगद रखना है, SLR के रूप में। तो अब ये जो व्यावसायिक बैंक है कितना पैसा उधार दे पाएगा? 80 रुपए। समझिएगा, 10 पैसा किस रूप में, SLR के रूप में रख लिया जाए 10%। कितना पैसा बच गया? 100 में से 10% तो कहां चला गया? CRR के रूप में चला गया। 10% कहां चला गया? SLR के रूप में चला गया। बचा कितना? 80 रुपए बच गए, 80 रुपए बच गए। अब ये 80 रुपए ही उधार दे पाएगा। अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति है, पहले से ही पैसा ज्यादा है मार्केट में, तो RBI क्या करता है, ये जो दर थी, ये जो SLR की दर थी, इसे बढ़ा देगा। और बढ़ाकर मान लीजिए अगर वो 20% कर दे तो 10% तो CRR का पैसा और 20% किसका? SLR का पैसा। कितना पैसा हो गया? पहले 80 रुपए उधार दे पा रहा था, अब कितना उधार दे पाएगा दोस्तों? 70 रुपए उधार दे पाएगा। बताइए जो पैसा मार्केट में उधार जा रहा था ज्यादा, वो कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, मुद्रास्फीति की अवस्था में SLR की दर को बढ़ा दिया जाता है और संकुचन की अवस्था में घटा दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? रेपो दर। तो यहां ध्यान रखना है, SLR की दर को जब मुद्रास्फीति की अवस्था होगी तो बढ़ाया जाएगा और जब मुद्रा संकुचन की अवस्था होगी तो घटाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है रेपो दर। नेक्स्ट उपाय, कौन से उपायों में? मात्रात्मक उपायों में। समझे इसको। रेपो दर क्या होती है? देखो, दीर्घकाल के लिए जिस दर पर पैसा उधार दिया गया वो तो कौन सी हो गई? बैंक दर। यानी RBI ने दीर्घकाल के लिए समय की लंबी अवधि के लिए जिस दर पर पैसा उधार दिया था वो तो थी बैंक दर। अगर मान लीजिए RBI अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को जिस दर पर पैसा उधार देता है, अल्पकाल के लिए जिस दर पर RBI पैसा उधार देता है, जिस दर पर RBI पैसा उधार देता है, किनको देगा? व्यावसायिक बैंकों। आप और हम तो RBI से पैसा उधार ले ही नहीं सकते, क्योंकि RBI के ग्राहक कौन होते हैं? बैंक होते हैं। जैसे हम इन व्यावसायिक बैंकों के ग्राहक होते हैं, वैसे ही ये व्यावसायिक बैंक RBI के ग्राहक होते हैं। तो अल्पकाल के लिए जिस दर पर RBI पैसा उधार देता है व्यावसायिक बैंकों को, वो दर कौन सी कहलाती है? रेपो दर कहलाती है। व्यावसायिक बैंकों वो दर किस नाम से? रेपो दर के नाम से जानी जाएगी।
जब हम कहें मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति का मतलब आप समझते हैं आसानी से कि जब मार्केट में मुद्रा फैल चुकी है, मुद्रास्फीति अवस्था में, मुद्रास्फीति अवस्था में जब मार्केट में मुद्रा पहले से ही ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है, तो बताइए क्या किया जाएगा? जो रेपो दर है, रेपो दर है, उसमें वृद्धि कर दी जाएगी। अगर मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन की अवस्था है, संकुचन है, तो रेपो दर में क्या कर दी जाएगी? मुद्रा संकुचन अवस्था में रेपो दर में कमी कर दी जाएगी। तो जिस दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उस दर को हम कह देते हैं रेपो दर। मुद्रास्फीति की अवस्था जब होती है, स्फीति की अवस्था जब होती है, तो रेपो दर में दोस्तों वृद्धि कर दी जाती है, और जब संकुचन की अवस्था होती है तो रेपो दर को घटा दिया जाता है। ये स्थिति बन जाती है, ये स्थिति। अब हम बात करें नेक्स्ट जो उपाय है नंबर 5, वो है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, समझिएगा इसको। देखो जैसे आपने रेपो दर देखा, उसका बिल्कुल उल्टा है रिवर्स रेपो दर। इस रेपो दर में क्या कर रहा है? कौन सा बैंक पैसा उधार दे रहा है? आरबीआई उधार दे रहा है। यहां रिवर्स रेपो दर में आरबीआई उधार लेता है, देता नहीं है, लेता है। यानी वह दर जिस पर आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, समझिएगा। देखो रिवर्स है यानी उल्टी दर है, वापस से जा रही है गाड़ी, पहले आगे जा रही थी अब वापस आ रही है। रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। आरबीआई जरूरी नहीं है पैसा हमेशा देगा ही देगा, कभी कई बार वह बैंकों से उधार भी ले लेता है। और उधार लेने का कारण क्या होता है? मार्केट में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक कारण होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। हम यहाँ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में क्या हो? मुद्रा फैलाव का मतलब हम बार बार कह रहे हैं स्फीति, मुद्रा फैलाव स्फीति। मान लीजिए मार्केट में मुद्रा फैलाव हो गया है, तो आरबीआई का काम है कि वह उस मुद्रा को कम करे, मार्केट से उस मुद्रा को वापस अपने पास खींच कर लेके आए। तो आरबीआई ऐसी अवस्था में रेपो दर को रिवर्स रेपो दर, जो रिवर्स रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर, उस रिवर्स रेपो दर को बढ़ा देगा। बढ़ाने का कारण क्या होगा कि जो बैंक जनता को उधार दे रहे हैं वो किसको उधार देना प्रारंभ कर दें? आरबीआई को उधार देना प्रारंभ कर दें। किसके लालच में? रिवर्स रेपो दर के लालच में। तो जैसे ही मुद्रास्फीति की अवस्था होती है तो रिवर्स रेपो दर बढ़ा दी जाती है, और संकुचन की अवस्था में, मुद्रा संकुचन अवस्था में क्या होता है? रिवर्स रेपो दर में कमी कर दी जाती है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों ही क्या है? हम ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक उपायों में प्रमुख उपाय है। ठीक है। और लास्ट जो उपाय आता है दोस्तों, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 6 जो उपाय है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन मार्केट एक्टिविटीज। हम कह सकते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, समझिएगा इसको, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए ये खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है। ये खुले बाजार की क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, जब ये जो उपाय हैं, ये जो उपाय आपने देखे, ये उपाय जब फेल हो जाते हैं, ये उपाय कौन से? हम ये कहें जो उपाय मात्रात्मक उपायों में हमने पहले काम में लिए, जैसे बैंक दर है, सीआरआर है, एसएलआर की दर है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है। आरबीआई ने सारे उपाय अपना के देख लिए, परंतु वह मार्केट में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाया। तो उसके बाद में आरबीआई के पास आखिरी, हम कह सकते हैं अस्त्र के रूप में, आखिरी उपाय के रूप में जो उपाय बचता है वो है खुले बाजार की क्रियाएं। अब इन खुले बाजार की क्रियाओं में होता क्या है, समझिएगा इसको। देखिए आरबीआई जो है दोस्तों, आरबीआई जो है, इस आरबीआई के पास सरकार की संपत्तियां होती हैं, सरकार की संपत्ति होती है। ठीक है।
तो आरबीआई अब ओपन रूप से मार्केट में उतर जाता है। आरबीआई कहां उतर जाएगा? ओपन मार्केट में उतर जाएगा। ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट में यानी खुले बाजार में उतर जाएगा अब आरबीआई। और आरबीआई क्या करता है? सरकार की जो संपत्तियां हैं, सरकार की संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां, उनका कभी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कभी विक्रय करेगा तो कभी क्रय करेगा, यानी कभी खरीदेगा तो कभी बेचना प्रारंभ करेगा। सुनिए कैसे। हम कहें जब आरबीआई ओपन मार्केट में उतर जाएगा, खुले बाजार में आरबीआई उतर जाएगा, और मान लीजिए मार्केट में अवस्था है मुद्रास्फीति की अवस्था। कौन सी? मुद्रास्फीति अवस्था, मुद्रास्फीति अवस्था। और आप सभी जानते हैं मुद्रास्फीति अवस्था में होता क्या है? हम ये कह सकते हैं मुद्रास्फीति अवस्था में मुद्रा फैल चुकी होती है, मुद्रा की मात्रा मार्केट में ज्यादा हो चुकी होती है। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में ये जो संपत्तियां हैं, संपत्तियां, सरकार की जो संपत्तियां हैं आरबीआई के पास, आरबीआई उन संपत्तियों को मार्केट में बताइए क्या करना प्रारंभ कर देगा? बेचना प्रारंभ कर देगा। मुद्रास्फीति की अवस्था में संपत्तियां विक्रय की जाती हैं, विक्रय की जाती हैं, विक्रय, विक्रय यानी बेची जाती हैं, बेची जाती हैं। किस अवस्था में? हम कह सकते हैं मुद्रा प्रसार की अवस्था में संपत्तियां विक्रय की जाती हैं। क्यों की जाती हैं इसको भी समझिए। देखो जब मुद्रा फैल चुकी है तो आरबीआई को पता है कि मार्केट में जैसे मान लीजिए 10,000 करोड़ मुद्रा ज्यादा है, 10,000 करोड़, आरबीआई उस अवस्था में क्या करेगा? उसे मार्केट से 10,000 करोड़ वापस लेना है तो वह 10,000 करोड़ के बराबर संपत्ति मार्केट में बेच देगा। जब बेचेगा तो जनता से ये 10,000 करोड़ कहां आ जाएगा? सीधा आरबीआई के पास आ जाएगा। यानी जो पैसा जनता के पास था वो पैसा किसके पास आ गया है? आरबीआई के पास आ गया है। बताइए 10,000 करोड़ ज्यादा था मार्केट में, आरबीआई ने अपनी संपत्तियां बेची, सरकार की संपत्तियां बेची, और बेचने की वजह से वो पैसा वापस किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया। जब भी संपत्ति बेची जाएगी तो किसके बदले? पैसे के बदले बेची जाएगी ना, ये तो आप समझते हैं सारे। तो संपत्तियां बेचकर आरबीआई ने क्या किया? वो पैसा जो जनता के पास ज्यादा था उस पैसे को वापस से अपने पास मंगा लिया। अगर हम कहें अवस्था कैसी हो? मुद्रा संकुचन की। कैसी हो? मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन की अवस्था हो दोस्तों, सुनिएगा इसको। जब संकुचन की अवस्था हो तो उल्टा काम किया जाता है। यहाँ स्फीति की अवस्था में बेची जा रही थी और संकुचन की अवस्था में संपत्तियां क्रय की जाएंगी। क्रय यानी क्रय की जाती है। क्रय का मतलब खरीदी जाती है ना, खरीदी जाती है। क्रय का मतलब खरीदना। ओके, संकुचन की अवस्था में खरीदी जाएंगी। तो आरबीआई जब संपत्तियां खरीदेगा तो खरीदेगा किसके बदले? पैसे के बदले। यानी आरबीआई को पता है कि मार्केट में पैसा कम हो गया है तो वह मार्केट से संपत्तियां खरीदना प्रारंभ करेगा ताकि जनता के पास पैसा चला जाए। तो ये दोनों स्थितियां हैं किसमें? खुले बाजार की क्रियाओं में। जैसे ही मुद्रास्फीति की अवस्था होती है तो संपत्तियां बेची जाती हैं, और जब मुद्रा संकुचन की अवस्था होती है तो संपत्तियां क्रय की जाती है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ स्टूडेंट थोड़ा दिमाग घूम जाता है उनका, और एग्जामिनर हम कहें वो चाहता यही है कि आपका दिमाग घूमे और कहां आपके नंबर काटने का उसे मौका मिले। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं मानता हूं मात्रात्मक उपाय में सारे उपाय आपके स्पष्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ एक एक करके उपाय हमने स्पष्ट कर लिए हैं, और रेगुलर वीडियो देखें। हम कहते हैं कि आपकी तैयारी इस लायक हो जाएगी कि आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर पाएंगे। हम आपके लिए शुभकामनाएं आपको देते हैं ताकि आप वीडियो रेगुलर देखें और अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। बी कंटिन्यू, बी हैप्पी, थैंक यू।